डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो स्टूडेंट, इस पाठ में चार मुख्य बिंदुओं को हम देखेंगे। जैसे कि पहला है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं और लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब है जनांग। जनांग यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बोला जाता है। निषेचन। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और नेक्स्ट है भ्रूण का परिवर्धन यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है। और चौथा पॉइंट है जरायुज और अंडयुज। ठीक है। यहाँ पे देखिए जरायुक्त लिख दिया है लेकिन जरायुज होता है। ठीक है। तो जरायुज को हम इंग्लिश में विविपेरस एनिमल कहते हैं। जो एनिमल साबुत बच्चे को जन्म देते हैं, अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय इत्यादि। अंडयुज वो सारे जंतु जो अंडे देते हैं, जिन्हें हम ओविपेरस एनिमल्स जानते हैं, जैसे कि चिड़िया हो गई यानी बर्ड्स। ठीक है। अब देखिए आगे बता रहा है कि प्रजनन सजीवों में प्रमुख लक्षण है। स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन जो होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है। और प्रजनन जो होता है यानी रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा सजीवों में होता है, यानी ऐसे जंतु जिनमें प्राण हो, जिनमें जान हो। ठीक है, उन्हें ही हम सजीव कहते हैं। कभी भी नॉन लिविंग थिंग यानी जिनमें जान नहीं है, निर्जीव वस्तुओं में हमें प्रजनन प्रक्रिया नहीं देखने के लिए मिलती है। और जबकि जो सजीव हैं उनमें यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके सहयोग से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जंतु है, जो भी प्राणी है, वो अपने प्रजाति का यानी अपने स्पीसीज़ की आइडेंटिटी को इस अर्थ पे मेंटेन रखता है, यानी अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया को क्या करता है? परफॉर्म करता है। ठीक है। जिससे इस प्रक्रिया के अंतर्गत जीव जो होता है अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करता है। जीवों की इस प्रक्रिया को ही हम जनन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जंतुओं में जनन कितने प्रकार से होता है, यानी दो विधियां हैं, दो तरीके से होता है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। स्टूडेंट, अलैंगिक जनन को हमने जैसे पहले बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से यानी लैंगिक जनन। ठीक है। अब देखिए अलैंगिक जनन के बारे में बता रहा है। अलैंगिक जनन वो जनन होते हैं बेटा जो जंतुओं में बिना किसी जनन अंग के ही क्या होते हैं? परफॉर्म हो जाते हैं। देखिए लिखा है ना, जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। ऐसी विधि जिसमें जंतुओं में बिना जनन अंग के ही क्या हो जाए? प्रजनन प्रक्रिया संपन्न हो जाए, उसे ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया है अलैंगिक जनन का, जिसमें हाइड्रा में मुकुलन। अब देखिए स्टूडेंट, जो मुकुलन होता है उसे ही हम इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। बडिंग यानी बड, जैसे कली निकलता है ना फ्लावर्स में, उसी तरीके से जो जंतु है उसमें एक बड निकलेगा और फिर वो बड जो होता है मैच्योर होकर परिपक्व होकर उस पेरेंट बॉडी यानी जनक शरीर से अलग हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ हाइड्रा है, हाइड्रा की पूरी बॉडी है और यहाँ पे एक छोटा सा, जैसे मैंने सर्कल बना दिया है रेड पेन से, यहीं पे क्या हुआ है? एक छोटा सा बर्ड निकला है। ठीक है। अब इस यही बर्ड जो होता है धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते एकदम बिल्कुल अपने पेरेंट बॉडी यानी जनक शरीर की तरह ही दिखने लगता है। और जब ये पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से क्या होता है? परिपक्व हो जाता है ये, तो क्या होता है? ये धीरे से डी अटैच हो जाता है। डी अटैच मतलब अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है। तो नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दिया है अलैंगिक जनन में एक और उदाहरण दिया है प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन, जिससे हम मल्टीपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें अमीबा जो होता है, अमीबा एक ऐसा जंतु है। पहले देखिए यहाँ पे मतलब दिखा दिया है पिक्चर में कि प्लाज्मोडियम जो होता है प्रोटोजोआ में आता है। ठीक है।
तो स्टूडेंट होता क्या है, जब मलेरिया जो होता है, किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। वह एक परजीवी है, यानी कि एक पैरासाइट है, और ये जो है मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। और इसमें जो जनन होता है, इसमें भी कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है कि इसमें फीमेल का कोई अंग है जिसके थ्रू हम देख पाएंगे इसमें रिप्रोडक्शन। इसमें भी वही है, इसमें जो होता है बहुविभाजन होता है, यानी इसे हम मल्टीपल फीजन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक देखिए पिक्चर बनी हुई है एक और, जहाँ पे अमीबा का द्विखंडन, यानी कि द्विखंडन को हम इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है बेटा, बाइनरी फिजन, ठीक। और इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला हमने देखा अलैंगिक जनन में कि कैसे हाइड्रा जो होता है अपने आप को एक से दूसरी बॉडी बना लेता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पर्टिकुलर नेम जो है, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है, अलैंगिक जनन का नाम है, वो क्या है, मुकुलन यानी बडिंग के थ्रू उसमें जनक बॉडी में से जो शरीर है, जनक शरीर जो है, उसमें एक बड निकलता है, एक कली की तरह निकलता है। और यही कली जो होती है पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद पेरेंट बॉडी से यानी जनक शरीर से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इस तरीके से एक हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा बन जाता है, ठीक। अब देखिए इसमें दो उदाहरण इधर दिए थे, जो मल्टीपल फ्यूज़न और बाइनरी फ्यूज़न के बारे में। तो मल्टीपल फ्यूज़न में आप किसका उदाहरण देखेंगे, प्लाज्मोडियम जो होता है, ये जो होता है प्रोटोजोआ होता है, और इसी के थ्रू एक ऐसा पैरासाइट जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया बीमारी होती है, ठीक है। और इस मलेरिया बेसिकली मच्छर के काटने से होता है स्टूडेंट। जो मच्छर होता है वही इस प्लाज्मोडियम का क्या होता है, वेक्टर होता है, जो इन्फेक्ट कर देता है ह्यूमन बॉडी में, यानी मनुष्यों में, तो मलेरिया हो जाता है। और ये कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं मानव शरीर के अंदर, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा। किसके द्वारा, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल है, ठीक है, टी है, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा, ठीक। अब देखिए द्विखंडन देखेंगे हम बाइनरी फ्यूजन अमीबा में। अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पेरेंट बॉडी है अमीबा की, इसके केंद्र को ही हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका न्यूक्लियस जो होता है पहले डिवाइड होता है, एक से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। जब न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाता है, जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है, तब साइटोप्लाज्म का क्या होता है, विभाजन होता है, और फिर जो होता है दो नए अमीबा बन जाते हैं, ठीक। अब देखिए हम आते हैं लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। देखिए लिख रहा है, लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जनांगों का होना अनिवार्य है, यानी कि मेल और फीमेल, यानी मेल को हम नर कहेंगे और मादा को फीमेल जनांगों, यानी कि उनके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए, ठीक। उनके पास ऐसा अंग होना चाहिए जो जनन में भाग ले, ठीक है। अधिकांश जंतु जैसे मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। देखिए इन सारे उदाहरण जिस भी जंतुओं का दिया हुआ है, इनमें से क्या होता है, नर और मादा जनन अंग होते हैं, उनके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और उसी के थ्रू रिप्रोडक्शन जनन होता है, ठीक है। ऐसे जंतुओं जो एक लिंगी जंतु होते हैं, जैसे दूसरी ओर कुछ जंतु केंचुआ, जोंक आदि में नर और मादा जनन एक ही अंग में पाए जाते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे जानवर होते हैं, कभी कभी क्या मतलब कुछ ऐसे जंतु हैं जो हमारे पृथ्वी पे हैं, जिनमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, मतलब एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एक ही शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जैसे मनुष्य हो गए, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी हो गए, ऐसे जो प्राणी हैं वो उनके पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे मादा में मादा अंग पाया जाएगा और नर में नर अंग पाया जाता है। और ऐसे जो जंतु जो मतलब जोंक हो गया, केंचुआ हो गया, जिनमें मादा नर और नर अंग जो है एक ही में पाया जा रहा है, उससे हम द्विलिंगी जंतु कहते हैं, ठीक है। नर जनांग में नर युग्मक, ठीक है, और तथा मादा जनांग में मादा युग्मक बनते हैं। युग्मक का मतलब होता है कि जैसे नर है यानी मेल है, तो उसमें मेल गैमीट बनेगा, जिसे इंग्लिश में हम गैमीट बोलते हैं। और जो
मादा जननांग है उसमें मादा युग्मक बनेगा यानी फीमेल गैमीट बनेगा। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप नर और मादा युग्मक संलयन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज वृद्धि के और विकास के जीवन निर्माण होता है। अब सबसे पहले आप ये देखिए युग्मनज एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा समझ ज़्यादा पाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि हिंदी मीडियम भी बच्चे समझ सकें। ठीक है, तो युग्मक का मतलब हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेल गैमिट। ठीक है, और मादा युग्मक का मतलब होता है फीमेल गैमिट। ठीक, अब देखिए युग्मनज लिखा हुआ है, युग्मनज को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जो भी हम अभी ये बात कर रहे थे कि अंग के बारे में कि कुछ, अब देखिए ऊपर हम जब अलैंगिक जनन देखे हैं तो उसमें कोई मन्नर या मादा जनन अंग नहीं पाया गया था, लेकिन जो लैंगिक जनन होता है वो किसके थ्रू होता है, ऐसे ही जंतुओं में होगा जिसमें मुन्नर और मादा अंग मतलब प्रेजेंट होंगे, मतलब होंगे, तभी होगा तभी पॉसिबल है। ठीक है, इतना होना अनिवार्य है। तो कभी कभी क्या होता है, दोनों जंतुओं में अलग अलग अंग पाया जाता है। जैसे मेल में मेल पाया जाएगा, फीमेल में फीमेल वाला पाया जाएगा पार्ट। लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जिसमें हम एक ही बॉडी में, एक ही शरीर में दोनों अंग पाए जाते हैं, तो उन्हें हम बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी कहते हैं। जैसे आप केचुआ, जोंक आदि के बारे में मैंने बताया ऊपर। ठीक है, अब देखिए जो मेल गैमीट है यानी नर युग्मक है और मादा युग्मक है, ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। जब मेटिंग होती है, जब दोनों निषेचन प्रक्रिया में आते हैं, निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जो नर और मादा हैं इन दोनों के युग्मक क्या मिलते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं और क्या फॉर्मेशन कर देते हैं, जाइगोट का, जिसे हम रेड पेन से लिखें युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, और यही युग्मनज, यही जाइगोट जो होता है वृद्धि और विकास करके यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट करके क्या कर लेता है, जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिए मानव जनांग और निषेचन के बारे में है। देखिए मानव जनांग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम जैसे कि जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मेल का जो है बेसिकली ह्यूमन मेल का जननांग है यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें देखिए कुछ लेबल किया हुआ है। पहला लेबल किया है शुक्राणु नल का, जिसे हम इंग्लिश में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। थोड़ा वीडियो हाँ सेल्फ से बनाने की वजह से ऊपर नीचे हो जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मैं लिख देती हूँ, फिर आप देख लेते हैं, देख लीजिएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये जो नलिका होती है यही क्या करती है, शुक्राणु को क्या करती है, तब सेमिनिफेरस में ही जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या होता है बेटा कि नर का जो युग्मक है वो फॉर्म होता है। ठीक है, वहाँ से ही मैच्योर और न्यूट्रिशन पाके वो जो है बाहर के थ्रू निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक शीशन दिया हुआ है। शीशन जो आप बाहरी का पार्ट देखते हैं जो पेनिस होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिस। ठीक, पेनिस बोलते हैं। और ये है वृषण, वृषण यानी टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो होता है ना जो टेस्टिस होता है, यहाँ पे जो होता है मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और इधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। उन्हें मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, फिर वो आगे भेजे जाते हैं बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो आप सिंपली ये जानिए कि इसमें 3 पार्ट जो मेन दिया हुआ है, आप इतना जानिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, शुक्राणु नालिका बोलते हैं जैसे, और शीशन जिसे पेनिस बोलते हैं, और ये है टेस्टिस जिसे हम वृषण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ ऐसा खास तो लिखा है, इसने ये दिया है कि मतलब जो मनुष्य हो है या फिर जो भी गाय भैंस हो गए कि रिप्रोडक्शन में निषेचन के दौरान ये जो शीशन होता है, शीशन वाला पार्ट जो है वो महिला यानी मादा के शरीर के अंदर होता है। ऐसे निषेचन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
इंटरनल यानी आंतरिक प्रजनन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बनाया है मादा जननांग को। तो मादा जननांग एक बिल्कुल फनल यानी कुप्पी की तरह कुप्पीनुमा ही स्ट्रक्चर होता है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। देखिए ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे इसमें जो लेबल किया है एक गर्भाशय यानी यहाँ पे यूट्रस होता है, यहीं पे जो बच्चा होता है पल रहा होता है, यहीं पे उसको पूरा न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, और यहाँ है अंडाशय। अंडाशय में ही जो ओवरी होता है, ये ओवरी है, इसी में जो अंडे होते हैं बनते हैं और फिर अंडे को ऐसे पिंबरी के द्वारा पूरा खींचा जाता है और खींचने के बाद अंडे जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उस दौरान अगर निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है, मादा और नर संपर्क में आते हैं, तो ये जो होता है स्पर्म जो होता है यानी नर जननांग मेल गैमेट जो होता है, जिसे हम स्पर्म के नाम से जानते हैं, और फीमेल गैमेट को ओवा कहते हैं। ठीक, अंडा जिसे। ठीक, तो यहाँ से सीधे जो हो जाता है, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट वो डिवाइड फर्दर करते करते यहाँ के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, यानी पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट हो जाता है, यहाँ पे फिक्स हो जाता है और यहाँ से न्यूट्रिशन लेते लेते डेवलपमेंट करते रहता है, ऑर्गन्स के ग्रोथ डेवलपमेंट करता है, फीटस के यानी भ्रूण के। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो होता है। ठीक, जहाँ पे यूट्रस है। ठीक, अब इतना बहुत है आपके लेवल तक। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इसके अतिरिक्त अधिकतर अकेशरुकी और अकेशरुकी मतलब होता है इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं यानी पीठ की रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। मछली, मेढक आदि शुक्राणु जल में ही विसर्जित कर जाते हैं और जल में शुक्राणु अंडाणु दोनों मिलते हैं। जैसे जो एनिमल्स पानी में होते हैं वो आखिर कैसे फर्टिलाइजेशन करते होंगे, तो वो दोनों अपने पूरे स्पर्म को यानी मेल और फीमेल गैमेट को पानी में ही छोड़ देते हैं और वो आपस में फर्टिलाइज जो हो पाते हैं, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से उनका फर्टिलाइजेशन होता है। उनके अंदर जो नहीं होता है फर्टिलाइजेशन, उनके बाहर होता है, इसलिए उन्हें बाहर निषेचन करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे हम मनुष्यों में बताएं हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, इंटरनली फर्टिलाइज करता है एक को स्पर्म। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे लिखा है भ्रूण का परिवर्धन। ठीक, मानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है। तो देखिए सिंपल, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप ये फ्लो चार्ट देख लीजिए, इससे समझिए पहले। देखिए यहाँ लिखा है पुरुष, ठीक है, मेल, स्त्री यानी फीमेल। अब इसमें युग्मक का मतलब प्रोडक्शन फॉर्मेशन होगा, यानी बनेंगे, किस में बनेंगे, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बनेंगे। ठीक है, मेल का मेल में, फीमेल का मेल का मेल में बनेगा, फीमेल का फीमेल में बनेगा। ठीक, तो नर युग्मक को हम किसी भी नाम से जानते हैं, शुक्राणु। देखिए अभी मैंने स्पर्म का डिस्कशन मैं खुद कर रही थी। मेल गैमेट को हम स्पर्म कहेंगे और अंडाणु को मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट। ठीक, अब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करके किसको फॉर्म कर देंगे, युग्मनज यानी जाइगोट को, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन के बाद जो जाइगोट होता है धीरे धीरे डिवाइड करता है, डेवलप करता है और ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो को ही हम कहते हैं प्रेगनेंसी है। ठीक है, गर्भ धारण हो जाता है और नवजात शिशु का जन्म होता है और इस पूरे प्रोसेस को परिवर्धन यानी डेवलपमेंट होता है। ये पूरी प्रोसेस एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें पूरी तरीके से एक इंसान का जो बच्चा होता है वो बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जरायुज और अंडयुज के बारे में बताया है। देखिए ऊपर उधर जरायुक्त लिखा था, यहाँ पे सही लिखा है जरायुक्त और अंडयुज। ठीक है, आपने अब तक जाना कि कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कुछ अंडे देते हैं, बाद में शिशु को विकसित करते हैं। बच्चे देने वाले, देखिए मैंने बताया ना, साबुत बच्चे देने वाले जरायुज जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल आदि। अच्छा देखिए व्हेल जो होता है बेटा, व्हेल जो है ये मछली नहीं है, ये मैमल है, ये जंतु में आती है, प्राणी में आती है। जिस तरह ह्यूमन एनिमल है उसी तरह से ये भी है, न कि फिश है। ठीक है, फिश के अंदर नहीं आती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फिश वाली नहीं है, मछली वाली नहीं है। आदि तथा अंडे देने वाले को अंडेयुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक आदि। ठीक, ये सारे लोग अंडे देते हैं इसलिए इन्हें अंडेयुज कहते हैं और जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया है क्रियाकलाप करने के लिए, एक्टिविटी के लिए, कि अंडेयुज और जरायुज के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर जंतुओं में जनन। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कूलों में कभी कभी
शिक्षकों के अभाव में या फिर बच्चों की उदंडता के कारण कभी कभी टीचर स्किप कर देते हैं या फिर सिलेबस के पढ़ाने के आगे बढ़ाने के चक्कर में इस चैप्टर को स्किप कर दिया जाता है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी जानकारी और विस्तृत होनी चाहिए बच्चों के अंदर। जबकि मैंने अपना एक छोटा सा प्रयास किया है इसको भाई बहुत ही शॉर्ट में समझाने का, तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत अच्छे से समझे होंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमने क्या सीखा। देखिए लिखा है जंतुओं में निरंतरता बनाने के लिए प्रजनन आवश्यक है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था शुरुआत में कि जनन या प्रजनन करने की आवश्यकता क्यों है जंतुओं को, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बचाना चाहते हैं। कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए, मतलब एक निरंतरता बनी चाहिए। जंतु में प्रजनन दो विधियाँ से होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। जैसे आप सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे हैं। वृषण शुक्रवाहिका तथा शिशन नर जननांग है। इन 3 मेन अंगों के बारे में भी देखी पिक्चर में बनाया था जो नर जननांग था। अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय मादा जननांग है। ठीक, अंडाशय द्वारा युग्मक अंडाणु तथा वृषण द्वारा, जैसे हमने बताया था, देखिए अब ये अंडाशय है। ठीक, अंडाशय यानी ओवरी है। ओवरी में ही क्या होता है, ओवम का प्रोडक्शन होता है, ओवा का प्रोडक्शन होता है, अंडे का प्रोडक्शन होता है, जैसे हम इंग्लिश में ओवा कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वृषण है। वृषण यानी टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये जो नलिका देख रहे हैं आप, इसमें क्या होता है, मैच्योरेशन होते होते ये बाहर के थ्रू आगे प्रक्रिया में जाते हैं, आगे बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्म होते हैं टेस्टिस में, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। और यहाँ से फिर सेमिनिफरस के रास्ते यहाँ पे इनको न्यूट्रिशन प्रोडक्शन मिलते हुए पेनिस के रास्ते फिर वो बाहर निकलते हैं ड्यूरिंग निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंडाणु तथा वृषण द्वारा उत्पन्न शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन यानी फ्यूज़न जो होता है, आपस में जब मिलते हैं तो उन्हें निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडाणु युग्मनज कहलाता है। ठीक ना, अब जब निषेचन हो जाता है, निषेचन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो आगे क्या फॉर्म होता है, युग्मनज। युग्मनज में क्या होता है, जाइगोट कहते हैं। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन आंतरिक होते हैं। जो मादा मतलब यानी जो फीमेल है उसके अंदर अगर बॉडी के अंदर मतलब डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो, तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और अगर बाहर हो रहा है, जैसे हमने अभी आपको बताया था डिस्कस करते हुए कि जो जल में रहने वाले जीव हैं उनमें अधिकतर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो उनके मादा और नर जो दो होते हैं अपने शुक्राणु और अंडाणु को पानी में ही छोड़ देते हैं और वापस में फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक, निषेचित अंडाणु गर्भाशय में रोपित हो जाता है और यह विकास करता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो जाइगोट होता है यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आता है, इम्प्लांट हो जाता है यानी प्रोपित हो जाता है और यहाँ से न्यूट्रिशन लेते हुए बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, निषेचित अंडाणु गर्भाशय में रोपित हो जाता है और यही इसका विकास होता है, जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु का जन्म होता है। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बेहद शॉर्ट में इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, जितना भी डायग्राम है उसको भी एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।